दूर कहीं घने जंगलों के बीच बड़ा सा अलाव जल रहा था, जिसके आसपास बड़े बड़े से आसनों पर दो लोग बैठे थे। इनमें से एक भारी भरकम कदकाठी का था। उसकी चमड़ी कुछ कुछ हरापन लिए हुए काली सी थी और उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो रही थी। कुल मिलाकर शक्लो सूरत से वो बेहद खूंखार लगता था। उसने सफेद रंग के बड़े ही खूबसूरत से कपड़े से बनी हुई पोशाक पहन रखी थी। ये जंगली शैतानों का राजा धनुज था। उसके पास में ही उससे कुछ नीचे आसन पर एक नाटा सा आदमी बैठा था। उसकी पूरी चमड़ी भूरी थी और सिर पर लालीपन लिए हुए थोड़े थोड़े से बाल थे। शक्ल सूरत से ही ये आदमी काफी तेज तर्रार लगता था और मक्कारी तो जैसे इसकी आंखों से झलकती थी। ये कपियों का राजा मरकट था। अलाव से कुछ कुछ दूरी पर इन दोनों के ही अनुयायी बैठे मजे से खा पी रहे थे। अलाव की चारों तरफ खूबसूरत लड़कियां नाच गाकर सबका मनोरंजन कर रही थी। इन लड़कियों को ये जंगली शैतान पास के ही एक गांव से उठाकर लाए थे। अब वैसे भी पहले जैसी कोई बात नहीं रह गई थी। पिछले कुछ 100 सालों में लड़कियों की आबादी भी बहुत तेजी से बढ़ी थी। इस वजह से अब उनका लड़कों पर कोई जोर नहीं रह गया था। न ही उनके गुम होने पर कोई उनकी बहुत ज्यादा खोज खबर होती थी। दरअसल नवाजों में आए भूकंप के बाद लगभग सब कुछ ही समाप्त हो गया था। मुश्किल से कुछ कुछ प्रजातियों के लोग बच पाए थे। इन सब ने अलग अलग रहने के बजाय एक साथ मिलकर रहना तय किया, जिससे इन्हें संभलने में आसानी हुई और ये वापस अपनी तादाद बढ़ा पाए। हालांकि हर प्रजाति और उनके कबीले का पहले की तरह ही एक राजा था, मगर सर्वसम्मति से सब पर राज करने के लिए पूरे नवाजों का एक राजा चुनना जरूरी था। महाराज अरिहंत के बाद रुद्र इस पद के लिए सबसे लायक था, मगर जिया के जाने के बाद से उसका किसी बात में मन नहीं लगता था। उसकी तलाश में वो न जाने कहां कहां भटकता रहता था। इस वजह से उसने राजा बनने से इनकार कर दिया और अपनी जगह पर वीर को इस पद के लिए नामित किया। वीर की बहादुरी के सब वैसे भी कायल थे, सो किसी ने उसके प्रस्ताव पर ऐतराज नहीं किया, सिवाय धनुज और मरकट के। इन दोनों के ही अपने अपने कारण थे। धनुज का मानना था कि जंगली शैतानों की प्रजातियां पूरे नवाजों में सबसे शक्तिशाली हैं और इस नाते उन्हें नवाजों पर राज करने का पूरा हक है। और फिर अब तो वो भी अपनी जंगलियों वाली जिंदगी छोड़कर आम लोगों की तरह सभ्यता से रहने लगे हैं। लोगों ने बेवजह ही उन्हें जंगली शैतान कहकर बदनाम कर रखा है। दूसरी तरफ मरकट इस बात से खुन्नस खाया हुआ था कि कपि राज का साम्राज्य खत्म होने के बाद से कपियों की कोई इज्जत ही नहीं रह गई थी। सारी ही प्रजातियों ने कपियों की प्रजाति के किसी भी सदस्य को अपना राजा मानने से इनकार कर दिया था। इस वजह से वो नगर छोड़कर जंगलों में रहने पर विवश थे। इस तरह मरकट को धनुज का साथ मिला। दोनों ही वीर से खार खाए बैठे थे और गाहे बगाहे उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिशें करते रहते थे। उस रोज कपि राजा को कैद से आजाद करने की कोशिश भी उसी ने की थी, मगर उसे सफलता नहीं मिली थी। गहराती हुई रात के साथ ये महफिल भी पूरे जोर शोर पर थी। तभी एक छोटा सा बंदर कहीं से लताओं के सहारे कूदता हुआ सीधा मरकट के सिंहासन के करीब आ पहुंचा। उसने सिर झुकाकर उससे प्रणाम किया और फिर धीरे से उसके कानों में कुछ फुसफुसाया, जिसे सुनकर मरकट के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसके जाने के बाद मरकट ने हाथ उठाकर सबको शांत होने का इशारा किया। नाच गाना पल भर में बंद हो गया। क्या हुआ? अभी तो महफिल जमी है, तुमने सब रोक क्यों दिया? धनुज ने थोड़ी नाराजगी से उसकी तरफ देखा। महाराज, ऐसी खुशी की खबर आई है जिसे सुनकर आप सब कुछ ही भूल जाएंगे और फिर आपको ये महफिल, ये नाच गाना सब फीका मालूम पड़ने लगेगा। ऐसी भी क्या बात हो गई है? धनुज ने कुछ आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। आपको तो पता ही है, महाराज वीर का बेटा राजकुमार अभिराज सालों बाद कल घर वापस लौटने वाला था, मगर पिछली रात ही वो एक हादसे का शिकार हो गया। तब से उसका कोई पता नहीं है। सारे आकाशा में अफरा तफरी मची है। उसके वापस लौटने की भी कम ही गुंजाइश है। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि वो वापस नहीं आएगा? धनुज ने कुछ आश्चर्य से पूछा। क्योंकि पिछली रात किसी ने कपिराज की कैद आत्मा के पहरे को तोड़ने का काम किया है। उनकी आत्मा का 5वां हिस्सा आजाद हो चुका है। मुझे पूरा यकीन है आजाद होते ही उनका पहला शिकार राजकुमार अभिराज ही बना। अगर ये सच है तो सचमुच बहुत खुशी की खबर है। उस अग्निबाज से बड़ा हम जंगली शैतानों का और कोई दुश्मन नहीं है। अगर वो ना रहा तो नवाजों का नेतृत्व तो यूं ही कमजोर पड़ जाएगा। फिर हमारे लिए नवाजों पर कब्जा करना कौन सी बड़ी बात है। धनुज भी खुश हो गया। मगर एक समस्या अब भी है। वो क्या? वीर का एक और बेटा भी तो है। अभिराज के ना होने पर वो हमारे लिए खतरा बन सकता है। उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वो वीर और सुजाता का अपना खून नहीं है, बल्कि उसे गोद लिया गया है।
महारानी सुजाता उसे किसी भी हाल में नवाजों की गद्दी नहीं सौंपने वाली हैं, बल्कि मैंने तो सुना है वो उससे नौकरों की तरह पेश आती हैं। उसे खुद भी राजकाज में कोई रुचि नहीं है और वो ज्यादातर वक्त सबसे अलग अपने कमरे में ही अकेले बिताता है। वो हमारे लिए किसी तरह का खतरा नहीं है। मरकट ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो फिर देर किस बात की? कल ही हम महल पर हमला कर सिंहासन पर अपना दावा करेंगे। सही वारिस ना होने की स्थिति में वीर को अपना पद छोड़ना ही होगा। आखिर नवाजों के लोग किसी ऐसे को अपना राजा कैसे मान सकते हैं जो उनकी हिफाजत ही ना कर सके और जिसका कोई भविष्य ही नहीं है। बात तो आपकी बिल्कुल सही है। हम कल सुबह ही महल की तरफ रवाना होंगे। अपने मन की मुराद पूरी होते देख मरकट के होठों पर मुस्कान आ गई। साथियों, आज की रात जश्न की रात है। सब खूब खाओ पियो और मजे उड़ाओ। कल हम महल पर हमला करेंगे और फिर नवाजों पर हमारा अधिकार होगा। मरकट ने ऊंची आवाज में कहा। मगर महाराज, राजकुमार अभिराज का क्या? वो अग्निबाज तो पल भर में सारे जंगली शैतानों को अपनी नुकीली चोंच और पंजों से चीर फाड़ डालता है। रही सही कसर उसकी फैलाई हुई अग्नि पूरी कर देती है। हम शीत खून वाले उसका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? उनमें से एक ने डरते हुए पूछा। उससे डरने की जरूरत नहीं है। वो लापता है और कम ही उम्मीद है कि वो अब वापस लौट कर भी आएगा। इसलिए अब तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। निश्चिंत रहो, जीत हमारी ही होगी। मरकट की बात सुनकर वहां खुशी की लहर दौड़ गई। सब लोग फिर से खुशी से नाचने गाने में लग गए। वहीं मरकट और दनुज कल के लिए अपनी योजना बनाने में लग गए। दूसरी तरफ आकाशा के राजमहल में महारानी सुजाता बैठी आंसू बहा रही थी। महाराज वीर जब वहां पहुंचे तो वो दौड़ती हुई उनके पास आ गई। कुछ पता चला अभी का? कहाँ है मेरा बेटा? महाराज वीर ने निराशा से इनकार में सिर हिलाया और सुजाता का रोना और तेज हो गया। हे भगवान, इतने सालों बाद मेरा बच्चा वापस आ रहा था। उसका चेहरा देखने की खुशी में इतनी सारी तैयारियां की थी और वो ही यहाँ ना आ सका। जाने किसकी नजर लग गई मेरे बच्चे को। हौसला रखिए महारानी, हमारे लोग पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पूरी उम्मीद है जल्द ही कुछ न कुछ अच्छा ही सुनने को मिलेगा। सुजाता ने अब अपने आंसू पोंछते हुए कहा। मुझे आप पर पूरा यकीन है, आप जल्द ही हमारे बेटे को ढूंढ लेंगे। मगर महाराज, मैं कई दिनों से एक बात आपसे कहना चाह रही थी। अब ये सब देखने के बाद मुझे लगता है अभी ही इसका सही वक्त है। अब ना कहा तो बहुत देर हो जाएगी। ऐसी भी क्या बात करनी है आपको? महाराज, अभिराज अब युवा हो गया है और हर तरह से लायक है। अब हमारी भी उम्र हो चुकी है। अगर आप अभिराज को युवराज घोषित कर उसे राजकाज का भार सौंपने की घोषणा कर दें तो ये आप क्या कह रही हैं महारानी? आपको पता भी है नवाजों में ऐसा कोई नियम नहीं है। यहाँ हमेशा से राजा बनने के लिए सबको अपनी योग्यता साबित करनी पड़ती है। जब महाराज अरिहंत यहाँ के शासक थे तब भी यही नियम थे और अब भी यहाँ यही नियम रहेगा। अब महाराज अरिहंत नहीं रहे, न नवाजों पहले जैसा रहा। सब कुछ बदल चुका है, तो फिर ये नियम क्यों नहीं? आखिर नियम अपनी ही सहूलियत के लिए तो बनाए जाते हैं। आपने हजारों सालों तक नवाजों पर शासन किया है। इस समाप्त हो चुकी धरती को दोबारा जिंदा किया है आप। क्या आपका इतना भी अधिकार नहीं कि आप अपने बेटे को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सके? फिर वो कोई आपसे किसी बात में कम तो नहीं? हर तरह से वो पूरे राज्य को संभालने के लायक है। मुझे गुप्तचरों से खबर मिली है जंगली शैतानों का राजा दनुज नवाजों पर अधिकार करने की फिराक में है। अगर अभिराज ने इस राज्य की सुधि नहीं ली तो इसमें कोई शक नहीं कि कुछ समय बाद यहाँ पर उनका ही राज होगा। आखिर अब आप भी पहले जितने ताकतवर नहीं रहे, फिर कौन करेगा उनका मुकाबला? मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। आप मुझे वचन दीजिए, जैसे ही अभी वापस आएगा आप उसे अपना उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा कर देंगे। सुजाता ने जिद करते हुए कहा। आज अचानक आप ये कैसी जिद लेकर बैठ गई हैं? फिलहाल हमें अभिराज को ढूंढने पर ध्यान देना चाहिए, न कि इन सब बातों पर। महाराज, आपको लगता है कि अभिराज पर यहाँ आते ही हमला होना कोई इत्तेफाक है? मुझे तो इसमें किसी बड़ी साजिश की बू आ रही है। आप कहना क्या चाहती हैं? महाराज वीर चौंके। पार्थ, मुझे शक नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि ये सब पार्थ ने करवाया है। वो नहीं चाहता कि अभिराज लौटकर वापस महल में आए। महारानी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? वो भाई है अभिराज का। कौन सा भाई? मत भूलिए कि वो सौतेले भाई हैं। सत्ता का लालच तो सगे भाइयों के बीच भी दुश्मनी खड़ी कर दे। नवाजों में लोग अभिराज को कितना चाहते हैं और उसे ही अपना अगला राजा भी मानते हैं। इस बात से जरूर पार्थ के मन में उसके लिए कड़वाहट आ गई है और उसी ने ये सब किया है। बस कीजिए सुजाता, जब तक अभिराज वापस नहीं आ जाता
किसी भी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं है और अभिराज कोई छोटा बच्चा या कमजोर नहीं है। उसे नुकसान पहुंचाना इतना आसान नहीं है। और पार्थ, सब जानते हैं कि वो कितना सीधा साधा और नेक दिल है। वो कभी किसी को नुकसान पहुंचाने की सोच भी नहीं सकता, उस पर भी अपने भाई को नुकसान पहुंचाना। अपने दिल से इन बातों को निकाल दीजिए और अपना ख्याल रखिए। जैसे ही अभिराज की कोई खबर मिलेगी हम आप तक संदेश भिजवा देंगे। इतना कहकर महाराज वीर उठ खड़े हुए और तेजी से कमरे के बाहर निकल गए। सुजाता ने गुस्से में बिस्तर पर हाथ मारा। सीधा साधा और नेक दिल, कुछ ज्यादा ही अच्छी जगह बना रखी है इस लड़के ने आपके दिल में, मगर मैं उससे अपने बेटे का हक छीनने नहीं दूंगी। उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। अब क्या करने वाली है सुजाता, जानने के लिए जरूर सुनिए द फ्लावर प्रिंसेस का अगला भाग।